सोमवार को बीजेपी ने 47वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के स्थापना दिवस के बाद चुनाव में 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली न सिर्फ 2014 के बाद से लगातार सत्ता में है, बल्कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। शाम के बज चुके 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देश की सियासत में आज एक अहम दिन है, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, तो दूसरी ओर इस मौके पर कई बड़े सवाल भी हैं। सवाल सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है जिसने एक लंबे संघर्ष के बाद भाजपा को देश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बना दिया है। और वही कांग्रेस, जो कभी आजादी के आंदोलन की धुरी थी, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रही है, क्या बदला, कैसे बदला और आगे क्या होगा, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वही 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1984 के लोकसभा चुनाव बीजेपी की 2 सीटों पर जीत हुई। राम मंदिर आंदोलन ने राजनीतिक माहौल को बदल दिया और राम मंदिर आंदोलन के बाद 1989 में 85 सीटों पर जीत हुई। 1996 के चुनाव में 161 सीटें जीत मजबूत मौजूदगी दर्ज की गई। तो वहीं 1999 के लोकसभा चुनाव में 182 सीटें लेकर सत्ता में जगह बनाई। 2004 में 138 सीटों पर 2009 तक राज किया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 303 सीटें आई। 2029 लोकसभा चुनाव में अभी भी समय है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार भी हमारी ही सरकार बनेगी। बीजेपी के पास बूथ स्तर का मजबूत संगठन और बहुत संस्थान है। बीजेपी के पास हिंदुत्व व राष्ट्रवाद का एक शक्तिशाली मॉडल है। 6 अप्रैल 1980 को जब पार्टी का गठन हुआ तो विचारधारा कुछ और थी, लेकिन आज वो विचारधारा कुछ और बन चुकी है। बीजेपी का यही है वो तेजी का मंत्र, जिसे वो तेजी से विकास कहती है, वो विकास का मॉडल कहती है, वो विकास कहती है और उस विकास से होने वाले तमाम बदलावों को भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिट मानती है। और आखिरकार इतने साल बीत गए हैं, 47वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आखिरकार पार्टी जश्न में डूबी नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ जश्न की बात भी नहीं है, बल्कि विचारधारा की लड़ाई रही, जिसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, उन चुनौतियों को पार पाया गया और उसके बाद आज हम उस स्टेज पर मौजूद हैं जिससे हम देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में देखी जाती है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भी लोगों को है, भरोसा है, विचारधारा पर भी भरोसा है, राष्ट्रवाद पर भी भरोसा है और हिंदुत्व पर तो है ही। आखिरकार खुले में खेलने वाली ये पार्टी किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण करवाती है, जो कि काफी लंबे समय से एक संघर्ष का हिस्सा बना हुआ था, उसको पार पाया जाता है। कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं। इन ऐतिहासिक फैसलों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो इसमें हिंदुत्व की पहचान के साथ राम मंदिर निर्माण है। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटा देना, सीए कानून ले आना और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें 3 तलाक का मुद्दा भी शामिल है। और इन्हीं सभी मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर लोग भरोसा जता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। क्या एक बार फिर से विचारधारा और भरोसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सीधे पैनलिस्ट का रुख करेंगे। आज हमारे पास खास पैनल है और उसी के साथ हमारे साथ आशीष नौटियाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता, वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। राकेश मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में संजीव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले राकेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 1980 से ये सफर शुरू हुआ, 2026 तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे संघर्ष हुए, चुनौतियां आई और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। कैसे? हाँ, कुछ तो बात है निशी इसमें। अभी आपने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हुआ है 6 अप्रैल सन 1980 को, जो 47 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले जनसंघ था। जनसंघ भी इन्हीं विचारधाराओं का एक संगठन था और इन सब के मूल में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। क्योंकि वहाँ से निकले हुए लोग
एकात्म राष्ट्रवाद की तरफ ही बढ़ते हैं। आज भाजपा जो इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा कैडर, इतना बड़ा जो संगठन या सत्ता को प्राप्त कर रही है, उसके पीछे उन्होंने भारतीयों की एक नब्ज पकड़ी। वो नब्ज ये थी कि उन्होंने पॉपुलेशन देखी, इस प्रदेश में, इस देश में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने अपनी राजनीतिक विषाद तय की। अब आप मुझे बताइए कि क्या आत्मबल की कमी थी कि धारा 370 कश्मीर से हटाने में? क्यों इंतजार हो रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी तभी हटेगा? ऐसे ही राम मंदिर निर्माण का मामला हो, कोर्ट के जरिए ही हल हुआ, लेकिन उसमें जो भूमिकाएं थी वो विश्व हिंदू परिषद की, उसमें जो भूमिकाएं थी वो राष्ट्रीय संतों की, और जो 500 वर्षों से इंतजार चल रहा था उसका भी, तो वो भी एक श्रेय गया। चूँकि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर भी जाइए तो जब भी अटल जी की सरकार आई थी, जब एक बार 6 वर्षों के लिए, तो उस समय चतुर्भुज का निर्माण, भारत माला रोडों का निर्माण, उस समय जो सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात आई, तो कुछ चीज़ों को देखा गया, इस जनता ने उसको परखा। और उसके बाद 2014 के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए, वो भी कांग्रेस के एंटी इनकम्पेंसी से आए, तो जब वो सत्ता में आए उसके बाद तो मतलब एक तरीके से समझो कि पूरा हाईजैक है। आज कोई भी राजनीतिक दल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, और इतने तरीके से, मतलब वो एक है कि अगर कांग्रेस कहीं मजबूत हो रही है तो उसके समानांतर दलों के 2-3 लोग वहां पे जीवित हो रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी भाजपा आज अपने 80% का, जैसे अभी क्या है कि कुछ राजनीतिक दल 20% और 25% की राजनीति करते हैं। कोई कहते हैं कि पिछड़ों के साथ है, कोई कहते हैं दलित के साथ है, कोई कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के साथ हैं। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी समाज में प्रस्तुत करती है अपने आप को, जो 80% लोगों को अपने साथ जोड़कर चलती है, और चुनाव आते आते वो 40 से 42%, 50%, 49%, 37%, 68% पर जाके वो टिक जाती। तो आज अगर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश में भाजपा अपने जनाधार को कायम कर पाती है। अब उसका कोई भी कारण बना लो, कैसे भी बना लो, लेकिन आज सबसे ज्यादा मजबूत दलों के रूप में, अच्छा अब क्या है कि सत्ता में बैठते हैं तो राजनीतिक चंदे भी आते हैं। आज अगर उनका कोष ही देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा किसी राजनीतिक दल का कोष है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश मिश्रा जी, देखिए यहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताया जा रहा है, और आज तो स्थापना दिवस है, बहुत अहम दिन है, तो देश के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा दिन है। लेकिन संजीव वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बात सिर्फ अब जश्न की नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी सबको एक समान रखना और सबको एक साथ लेकर चलना। और जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1951 से यात्रा आरंभ हुई भारतीय जनसंघ के रूप में, 1977 तक, 1977 से जनता पार्टी, और 1980 में प्रादुर्भाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का। और 47 सालों में लगातार 2 से 303 का आंकड़ा पाने वाली भारतीय जनता पार्टी, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका हास परिहास किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हम दो हमारे दो बोलकर, और एक तरह से उनको एक प्रताड़ना जैसे और एक अहंकार का जो भाव दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार किया। उस समय उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि यही भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, सबसे ज्यादा सांसद हमारे होंगे, सबसे ज्यादा विधायक हमारे होंगे, और सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें भी हमारी होंगी। और आज उनकी जो भविष्यवाणी है वो एक मूर्त रूप ले रही है।
साथ ही जो हमारे कार्यकर्ता उनका जो डेडिकेशन, जिन्होंने अनवरत रूप से मेहनत करते हुए पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और साथ ही सबसे बड़ा मैं धन्यवाद अपने 18 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको देना चाहता हूं, जिनकी मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची। ठीक है। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं भारत की जनता का देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास लगातार कायम किया। और 2014 के बाद एक नया भारत के रूप में यदि हम देखते हैं, एक नए युग का प्रारंभ हुआ, एक नई नीति के रूप में, एक नई नियत के रूप में, और एक नया सिस्टम के रूप में, जहां कार्य संस्कृति को एक नया आयाम मिला। और वो है जो वर्क कल्चर, जो पहले खाली घोषणाओं पर आधारित होता था, घोषणाओं पर ही समाप्त हो जाता था, आज टाइम बाउंड जो हमारा डेवलपमेंट की जो एक नीति कायम हुई है 2014 के बाद, जितना डेवलपमेंट पिछले 70 सालों में हुआ होगा उसका कई गुना डेवलपमेंट मात्र 12 साल की अल्पावधि में। अल्पावधि इसलिए बोल रहा हूँ कि 70 साल का कंपैरिजन यदि हम करते हैं तो उसका भी 1/5 भी नहीं हुआ है, और डेवलपमेंट हम 5 गुने से ज्यादा कर चुके हैं। हम चाहे एयरपोर्ट के रूप में देखें, विश्वविद्यालयों के रूप में देखें, एम्स के रूप में देखें, तमाम जो एक जीरो टॉलरेंस की सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी सरकार 12 साल की सरकार केंद्र की, और जिसके ऊपर एक दाग भी भ्रष्टाचार का आज तक लगा नहीं। इसके पूर्ववर्ती अभी यदि हम कांग्रेस की सरकारों की बात करते हैं तो हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनता था, आज फलाना घोटाला हुआ, आज फलाना घोटाला हुआ। घोटालों की भेंट पूरी उनकी सरकारें चढ़ती थी। 70 सालों का ही जिक्र कर लेते हैं संजीव जी। ठीक है, आती हूँ आशीष नौटियाल जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, बात सिर्फ भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की भी बात है, क्योंकि जहां पर बीजेपी देश की मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुका है, तो वहीं कांग्रेस का भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस जो आजादी के आंदोलन की धुरी थी, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई में इतनी ज्यादा मुशक्कत क्यों कर रही है? क्या दिक्कत है? निशी जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं संजीव भाई को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। आज आपका स्थापना दिवस है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है इस सपने के साथ भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई थी। एक जमाना था जब नेता एक दूसरे को बड़े अच्छी नजर से देखते थे, नफरत की भावना नहीं थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से देश के अंदर नफरत की भावना पैदा हुई है। नफरत चाहे आपसी राजनीतिक दलों में हो, चाहे नफरत हिंदू मुस्लिम में हो, धर्म में हो, जाति में हो, इस प्रकार की नफरत अगर किसी ने पैदा करने का काम किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज अस्तित्व की लड़ाई हमारी नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई तो इन्हें अपनी लड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी तो देश की लड़ाई लड़ रही है, देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रही है, देश की महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही है। आज आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन था, जो कांग्रेस का विजन था कि सबको, जो भी आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर होगा 60 साल की उम्र के बाद, उसको एक पेंशन मिलनी चाहिए, उसको बुढ़ापे का सहारा उसकी पेंशन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस पेंशन का क्या किया? आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से लोग घेराव कर रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी देहरादून में, कभी सचिवालय का, कभी कहीं का। तो क्यों हो रहा है? ये सिर्फ कांग्रेस की सोच थी। जब देश आजाद हुआ उसके बाद ही आप देखें इसरो की स्थापना की। आपने क्या किया? आप कह रहे हैं इतना भयंकर विकास कर दिया। क्या विकास कर दिया भाई? देश को कर्ज में डालने का आप काम कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं और घी पी रहे हैं और कह रहे हैं हमने विकास कर दिया। कर्ज लेने को विकास कहते हैं? जिस रुपया को हमने 50-55 रुपए में छोड़ दिया था, उसको आपने 95 रुपए कर दिया, आप उसको विकास कहते हैं? अगर ये विकास है तो ये विकास इनको मुबारक। 500 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का करने को विकास कहते हैं, और आज सिलेंडर मिलना भी बंद हो गया। आप विकास कह किसको रहे हैं? आखिर विकास भारतीय जनता पार्टी की नजर में किसका नाम है? आप सिर्फ आपने एयरपोर्ट बना दिए। अभी मैं देख रहा था परसों न्यूज, कितने एयरपोर्ट बने, कितने बंद हो गए। आप जो चीज बना रहे हैं वो टूट जा रही है। राम मंदिर तक में आपने जो है घोटाले करने का काम किया, राम मंदिर चूरा है। तो आपने करा क्या? आप किस चीज को विकास कह रहे हैं?
हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, 40% कमीशन की सरकार चल रही है और आपने लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष को आप दुश्मन समझते हैं। अरे देश के अंदर सत्ता भी होती है, विपक्ष भी होता है, पर इतनी नफरत कभी नहीं थी लेकिन जितनी आशीष माननीय जी नरेंद्र मोदी जी के आने के आशीष जी, बाद। लेकिन लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया आपने कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी थी उसकी बात कुछ और थी, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है 2014 के बाद तो बात कुछ और हो गई। आखिरकार क्या प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ दिक्कत है या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी से दिक्कत है कि पार्टी ही सही तरीके से इन राजनीतिक दलों को बुन नहीं पा रही है, विपक्ष को सिर्फ नफरत की नजर से देख रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी चर्चा में, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चनार में और चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। खास चर्चा हो रही है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिवस है, स्थापना दिवस है, और इस स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर स्थापना दिवस के कार्यकाल को भी देखा जा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा, तो दूसरी तरफ तुलना कांग्रेस से की जा रही है कि 70 साल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के अभी कार्यकाल को किस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन आशीष नौटियाल जी से हम ब्रेक से पहले भी बातचीत कर रहे थे, और जो मेरा आखिरी में सवाल था आशीष जी, वो यही रहेगा कि आखिरकार दिक्कत किससे है, प्रधानमंत्री मोदी से या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी से? राजनीतिक पार्टी से कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। हमेशा सत्ता का राज नहीं रह सकता, विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष जो है सत्ता को आईना दिखाने का काम करता है। विपक्ष तो बहुत अति आवश्यक है। हमने कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी से, हम यूकेडी वाले भी मेरे साथी बैठे होंगे, हमने कभी किसी से नफरत नहीं करी। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से नफरत का बाजार इतना गर्म है कि आप चाहे आप देखिए ना, कितने 100 लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ दिया, उसके बाद पकड़े कितने गए। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। अरे आप तो किसी पार्टी में अगर भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेजना चाहिए, उनको जेल ना भेज के उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करा देते हैं आप लोग। तो बताएं आप किस प्रकार की पार्टी है? जिसने भ्रष्टाचार किया होगा वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय रह गया है। लेकिन वो तो देखिए, संजीव जी तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे कोई दाग नहीं है क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता, साफ छवि की पार्टी है। कांग्रेस की तो हेडलाइंस छपती थी कि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, घोटाले हुए हैं उनके कार्यकाल में। बीजेपी के शासनकाल में तो ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा संजीव जी कह रहे हैं, अभी आपने सुना होगा। देखिए संजीव भाई, अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर कल को हम डिबेट में इन्हें साथ बैठा हुआ नहीं पाएंगे। संजीव भाई की मजबूरी है। संजीव भाई निश्चित अच्छे व्यक्ति हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जिस पार्टी में बैठे हैं वो ये तो नहीं बोल सकते भाई मैं भ्रष्टाचारी पार्टी में बैठा हूँ। वो दिल से जानते हैं और उनको भी पता होगा और हमें भी पता है 2014 के बाद किसी ने पैसा कमाया नहीं है। जो पहले कमा दिया आज उसका खा रहा है। 2014 के बाद मार्केट डाउन चला गया। आप देखिए ना, इनकी कोई पॉलिसीज नहीं है। इनकी क्या पॉलिसी है बताएं ना आप। ना रोजगार आप दे पा रहे हैं, आज ना स्वास्थ्य पे काम कर पा रहे हैं। आपने बताया 4 साल उत्तराखंड का स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल करा, अब जाके आपने एक मंत्री चेंज करने का काम किया, तो इससे थोड़ी होता है। तो आपने 4 साल अगर जनता का बर्बाद किया है, इतनी जो जाने गई है ये भारतीय जनता पार्टी में से गई है। आज अस्पतालों का बुरा हाल है। अब आप 6-8 महीने की सरकार बची है, अभी क्या कर लोगे आप लोग? तो देखिए कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने विनाश किया है, विकास नहीं किया है। ठीक है, आपका साफ कहना है कि विकास नहीं विनाश का ये पूरा शासनकाल रहा है, और आगे भी अगर रहता है तो वो भी इस तरीके से ही प्रदेश को डुबाने का, देश को डुबाने का काम करेंगे। अंकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस खास दिन पर? पहले तो मैं संजीव भाई और भारतीय जनता पार्टी को जो है कि उनकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जहां तक बात है, आज उनके लिए जश्न का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता के मन में भी आज भी वही शंका और वही सवाल है कि जो पार्टी आज इतना बड़ा दम्भ भरती है कि हम जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमने जो है विकास के नए आयाम गढ़े हैं, हमने जो है बड़े बड़े वादे पूर्ण किए हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं निशी जी, और जब हम दूसरे पहलुओं में बात करते हैं तो हम पा रहे हैं कि 2014 में जो सरकार इस देश में जो है बृहद उसके साथ आई थी, आप कहें एक जनादेश के साथ आई थी इस देश की सत्ता में। तो उस सरकार ने उस समय कई वादे किए थे
कि हम काला धन लेके आएंगे, हम जो है महंगाई कम करेंगे, हम जो हैं डिजिटल इंडिया की बात करी थी, आज देखिए आप कहीं गांव जो है कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। महिला सुरक्षा की बात की थी, बात ये भी हुई थी कि हम जो है सीमा सुरक्षा को हम बढ़ाएंगे, देश में आतंक जो वाद फैल रहा है उसको हम नष्ट करने का काम करेंगे, नक्सलवाद को हम ख़त्म करने का काम करेंगे। लेकिन आज दूसरी तरफ आप देखते हैं तो जनता के हाथ में क्या मिलता है? पहलगाम जैसी घटना, पुलवामा जैसी घटना, और हमारे जो एयर बेस है मैं पठानकोट की, वहाँ की घटना, और इस तरीके से तमाम दिल्ली में जो हालांकि 300 किलो जो RDX आया और वो विस्फोट, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमने जो है हमारे कार्यकाल में जो है हमने एक जिस प्रकार का वादा किया था उस प्रकार का हमने डिलीवर करने का काम किया है। उसके बाद आप देखें आज इस प्रदेश की मैं बात करूँ निशी जी, तो प्रदेश में आप देख रहे होंगे इन 25 वर्षों में प्रदेश ने क्या हासिल किया, और पिछले 9 वर्ष से आपकी सरकार निरंतर रूप से इस प्रदेश में लगातार मैं कहूँ 2/3 मैसिव विक्ट्री के रूप में आप इस प्रदेश की सत्ता में स्थापित हुए। लोगों ने आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई, क्योंकि हम हो सकते हैं हम उनकी उम्मीदों में खड़े ना रहे हों या उन्हें लगा हो हम पे विश्वास ना हो, लेकिन उन्होंने आपको जो है सत्ता में बैठाया। सत्ता में इसलिए बैठाया कि आप जो है उनके लिए वो तमाम चीज़ें दे पाएँ जो आज तक जो है या तो कांग्रेस नहीं दे पाई या फिर उत्तराखंड क्रांति दल पर आपका विश्वास नहीं रहा, जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि वो सरकार इन पिछले 9 वर्षों की मैं बात करूं और पिछले 4 वर्षों की धामी जी के कार्यकाल की मैं बात करूं तो प्रदेश कैसे आगे हुआ आज देखिए बेरोजगारी में हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महिला अपराध के रूप में प्रथम स्थान पर, खनन से आप राजस्व के रूप में जो है खनन जो आज इस प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है उसमें प्रथम स्थान में हमारा प्रदेश हो रहा है। उसके अलावा जो अस्पतालों की जो दुर्दशा है, डॉक्टरों की भारी कमियां हैं, पलायन में आप देखिए हमारा जो पलायन आयोग है स्वयं पौड़ी से जो है देहरादून शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार की जो भी आपने बातें की हैं, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात की हो देश में, चाहे आपने डिजिटल भारत की बात की हो, वो तमाम पहलू, चाहे वो स्मार्ट सिटी आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की हो, चाहे वो नमामि गंगे जैसे जो योजना आपने बृहद इस पूरे देश में एक उसके रूप में लेके आया। अंकेश जी, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि देश सेटिस्फाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्योंकि हमने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लेकिन यहाँ तो प्रदेश का आप जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं एक जैसे कहेंगे क्षेत्रीय दल होने के नाते, तो प्रदेश भर में भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है जिसके चलते प्रदेश का फेल्योर अब पूरे देश भर में भी फैलेगा? निशी जी, वास्तविक रूप से सरकार कार्य कर रही होती तो हम भी अप्रिशिएट करते, ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन यदि सरकार काम नहीं करे तो विपक्ष का काम होता है कि सरकार की उन कमियों को गिनाया जाए, सरकार के जनता की जो समस्या है उसको सरकार के समक्ष रखें। लेकिन यहाँ पर यदि आप सरकार के समक्ष कोई बात रखते हैं तो सरकार उसको उस पर गहन चिंता और मंथन भी तो करे, काम भी तो करे उस पर आगे। लेकिन एक तरफ आप देख रहे होंगे, आपने लगातार हम आपके टीवी चैनल डिबेट के माध्यम से, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर हम निरंतर बात करते रहे, चाहे हमारा पिलखी का मामला हो घनसाली का, चाहे हमारे गैरसैंण में हमारी महिला जो है गर्भवती महिला किस प्रकार से दम तोड़ देती है, चाहे पिलखी का आपके घनसाली का मामला हो, और आपने हालांकि आजकल पिथौरागढ़ का 20 किलोमीटर जो लंबी गर्भवती महिला 4 डंडी कंडी के सारे आप कैसे लेके आए, वो तमाम चीजें हैं। विकास के दावे करना अलग बात है, लेकिन धरातल पर उन विकास को असली रूप देना वो अलग बात है निशी जी। और दोनों में जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन इस वर्तमान सरकार में दिखता है। जो सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उस सरकार के उसमें सबसे अहम बात जो मैं बात कर रहा हूँ महिला सुरक्षा की बात, आज हमारे प्रदेश की माँ बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता बता रहे हैं वो कार्यकर्ता जो है किस प्रकार से उन तमाम घटनाओं में संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो मुझे तो शर्म ये भी आ रही है कि ठीक है आप जश्न मनाइए, लेकिन आप जश्न किस लिए मना रहे हैं ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आप जश्न किस रूप में मना रहे हैं। हमारी माँ बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, आप इसलिए जश्न मना रहे हैं? क्या हमारा प्रदेश आज हमारा प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है इसके लिए जश्न मना रहे हैं? आज सिलेंडर गैस की किल्लतें हैं इसलिए आप जश्न मना रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आज हमारा देश एक तरफ संकट की घड़ी में खड़ा है और आप अपना जश्न मनाने में बिजी हैं। आप इस सरकार के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपको एक बात के लिए आपको सोचना चाहिए था कि आज पूरा देश संकट की परिस्थिति में खड़ा है और आप जो है इस देश में जो है अपना जो है स्थापना दिवस को आप इस बड़े धूमधाम से मनाने की बात संजीव जी से जवाब लेते हैं। ग्रेवान में झांकने की आवश्यकता है। ठीक है संजीव जी जवाब दीजिएगा। एक तरफ जश्न की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि बहुत खुशी की बात है, हमारे स्थापना दिवस 47वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन की भावना है
और दूसरी तरफ जो दावे किए जा रहे हैं, जो बड़ा बड़ा बखान किया जा रहा है दावों का, वो धरातल तक आते आते फेल हो जा रहा है। देश का एग्जाम्पल प्रदेश के दूरस्थ गांव तक आखिरकार नहीं पहुंच पा रहा है। जो देश में एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि हम विकास करेंगे, लेकिन जब बात प्रदेश के एक गांव की आ जाती है, वहां पर वो विकास का वाह भी नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? निश्चित, देखिए, मैं अपने दोनों भाइयों की बात का जवाब दे देता हूँ, अपने आशीष भाई का भी और अपने यूकेडी वाले भाई का भी। देखिए, आपने कहा महंगाई के ऊपर पूरी तरह से काबू पाया है सरकार ने। हम चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें, चाहे खाद्यान्न की बात करें, पिछले 12 सालों से खाद्यान्न में और तमाम चीज़ों में जो महंगाई की दर है पूरी तरह से स्थिर है, बिल्कुल महंगाई बढ़ी नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे गैस की और पेट्रोलियम उसकी, तो एक जो फेक न्यूज़ और अफवाह, भय भ्रम का एक वातावरण बनाया जा रहा है। गैस की आपूर्ति में हम लगातार काम कर रहे हैं। 81% जो बैकलॉग था वो कम किया गया है। बेरोजगारी दर 4.4% नीचे आई है। स्टेट जीडीपी जो है जो हमारे देश की औसत है उससे 1 अंक ऊपर है। रोजगार स्वरोजगार में हमने उन्नति की है। 30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है। स्वास्थ्य की में हम यदि बात करते हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में 874 डॉक्टर्स पूरे स्वास्थ्य बेड़े में थे। आज 3825 डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य बेड़े में हैं। खनन राजस्व में उत्तराखंड नंबर 1 पर आया है और कांग्रेस के शासनकाल में पूरा खनन जो है पूरा अवैध होता था। सरकारी खाते में राजस्व में 5 पैसे का सिक्का भी जाता नहीं था। आप ये बात कर रहे थे देश असुरक्षित हुआ है। आपके शासनकाल में आपके राज्य में 26/11 जैसे हमले होते थे और आप जाकर उसका रास्ता ढूंढते थे कि हम कैसे जाकर समझौता करें और मेरे भाई इसका भी स्पष्ट जवाब देना। सारे और दूंगा। पहलगाम अरे और पुलवामा सबका और दिल्ली हमले का क्या हुआ, और आज तक रिपोर्ट कहां पहुंची, देश की जनता को ये बताने का काम करें। सबका दूंगा मेरे भाई। आपके शासनकाल में कोई भी आतंकवादी हमला होता था, किसी भी प्रकार का हमारी नागरिकों के ऊपर, सेना के ऊपर कोई भी हमला होता था, आप एक डोजियर भेजकर अपनी खाना पूर्ति करते थे, आप इतिश्री कर लेते थे। आज घर में घुस के मारते हैं। चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे जो सीज़फायर तो कोई और बोल रहा है, सीज़फायर तो किसी और के बोलने पर चाहे मेरे अरे भैया आप कुछ ही बोलते रहे, आप कुछ ही बोलते रहे। यही बोल रहे हैं कि हमने सीज़फायर करवा दिया। कोई देखिए, यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो अहंकार में पूरी तरह से डूबी हुई है, वो 15 सालों में 42, 44, 52 और 99 पे आके सिमट गई। तो मैं सोचता हूँ 134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी। और अभी मेरे आशीष भाई कह रहे थे हम नफरत फैलाते हैं, तो आप जो मौत का सौदागर सोनिया जी माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलती हैं दफना देंगे, गाड़ देंगे और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो क्या आप फूल बरसाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो नफरत नहीं होती। और एक मिनट निशी जी, मैं 2 मिनट में एक मिनट पूरा समाप्त कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो ये बोलते थे देश के साधन संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा। ये क्या था? ये तुष्टिकरण की नीति नहीं थी। और राम मंदिर का आप लगातार अपमान करते रहे। राम मंदिर का अपमान करने के लिए आपने जो वकीलों की फौज खड़ी करी थी, उसमें कपिल सिब्बल ने बोला कि अगर राम मंदिर के फेवर में फैसला आ जाता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही फंदा लगा के आत्महत्या कर लूंगा। ये आपकी सनातन विरोधी मानसिकता थी। आप
आप सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर सनातन की के नाम संज्ञा पर आपने देते हैं, सोना ये चोरी आपकी किया मंदिर से। तुष्टीकरण की नीति है। सनातन धर्म के सौदागर मंदिर सोना चोरी करते हैं, गाय का मांस काटने वाली कंपनी से आप ठीक है, चंदा जवाब लेते दीजिए, हैं। आशीष जी, शर्म नहीं जवाब आती दीजिए। आपको? आपके राहुल आशीष गांधी, जी, बोलिए। आपके राहुल गांधी नहीं, जो आपको शर्म बोलते हैं नहीं कि मैं आती? स्टेट, मेरी क्यों? कैसी लड़ाई बात कर रहे नरेंद्र हैं? मोदी से राहुल नहीं गांधी है, मांस मेरी जो गाय लड़ाई काट रहा है स्टेट उसे से चंदा है, लेते हो, मेरी शर्म आनी लड़ाई चाहिए। स्टेट से है, यानी आप भारत से लड़ रहे हैं। आप आपकी भारत लड़ाई से देश लड़ से रहे नहीं है, हैं, आपकी लड़ाई आप सनातन भारत से से है, लड़ आप रहे हैं सनातन मेरे से लड़ भाई। रहे हैं। आप सनातन धर्म आपका के पहले तो सौदागर बने मंतव्य बैठे हुए स्पष्ट हैं। नहीं है, मंतव्य स्पष्ट नहीं है। जो आप विदेशों में सनातन धर्म की जाके बात भारत करने का करते हो अपमान और करते हैं, गाय काटने वाली भारत की कंपनी चंदा गरिमा लेते को हो, ठेस शर्म पहुंचाने नहीं का चाहिए काम आपको? करते हैं, तो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना दिया आपने देश को। अरे देशद्रोह हैं आप, देशद्रोही हैं आप लोग। आप देशद्रोह तो आप है। और देशद्रोह तो अर्थव्यवस्था की आप आप है। बात कैसे होगा? कैसी बात कैसे अर्थव्यवस्था होगा की देशद्रोही? बात करते हैं। खुद 11वें देशद्रोह आप तो है। देखिए विपक्ष आपने को 11वें वो नंबर सही पे बोल रहे हैं अभी तो अर्थव्यवस्था अभी तो को आशीष बोला नोटियाल कि जी सही कह 11वें रहे हैं कि आप विपक्ष को नंबर पे विपक्ष की तरह नहीं, बोला था। विपक्ष को आज आतंकवादी आज समझ लेते चौथे हैं। नंबर आप की कर क्या पाए? अर्थव्यवस्था, सरकार चौथे बनाई क्यों नंबर थी की आपने? अर्थव्यवस्था भारत बड़ा की है, काला तीसरे धन लाने नंबर पे वाले, आने काहे के काला लिए धन हम बताओ? बिल्कुल जनता को काला धन चाहिए। मैदान पे काहे खड़े काला हैं। धन? ये उन्नति हुई है, ये मैदान उन्नति पे हुई खड़े है। रुक भ्रष्टाचार जाइए करने के संजीव लिए जी, खड़े ये हैं, उन्नति बहुत हुई मौका है। दे लिया। मेक मान इन- लिया कि आज आपका मेक स्थापना इन- दिवस है, मे- रुक जाइए, बहुत मौका मिल गया, रुक जाइए संजीव जी, जवाब लेने लीजिए ना। निशी जी नौटियाल जी। निशी जी हम तो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। और देखिए, ये भ्रष्टाचार जो की इन्होंने अभी जीती इनकी भी झूठ सुन बोला, लेते हैं ना, जो अभी इनकी भी अजीत सुन लेते हैं कि इन्हें पवार को मुशक्कत क्यों करनी उसका चाहिए। जवाब दे रहा हूं। ठीक है, जवाब पिसिंग, ले उसके लेते बाद उनको अपनी पार्टी में अभी लेके जो आ इन्होंने गए, झूठ उसके बोला बाद था, उनकी मैं उसका हत्या हो जवाब गई। दे रहा हूं। अरे आप कर क्या रहे हैं भाई? आपके साथ जिसने भस्मासुर है आप, जिसने अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम किया, आपका साथ दिया, आपने उसे भस्म कर दिया। देख लो बिहार में क्या हुआ, निपटा दिया बेचारे को। आपने अजीत पवार को निपटा दिया, वहां उसको निपटा दिया, दूसरे दूसरे जो आपके सहयोगी हैं। आप तो सबको निपटाने के लिए पैदा हो रखे। इस प्रकार के व्यक्ति हैं, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। बताएं, इस तरह के आदमी होते हैं क्या? जो आपका सहयोग करता है, बेचारी मायावती, वो भी निपट गई। जिसने आपका साथ दिया, आपने उसे भस्म कर दिया। भस्मासुर है बात पर अपने आप में। इसीलिए देश के 99 अंदर पे कोई अटके एक हो। काम अच्छा होता इसीलिए तो हम भी 99 बातों पे को वोट अटके हो। देते। 100 का आप आंकड़ा भी करो तो पार सही नहीं कुछ, करोगे कभी कुछ तो जीवन में। करो। आप जब देश उस समय जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर जब जो है चांद पर जीवन ढूंढ रहा था, आज ये जो है मंदिरों में मस्जिद ढूंढने का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती कहां देश को ले जा रहे हैं? बताएं, अमेरिका अपने देश को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पे अटैक कर रहा है, उसकी खदानों को लूटना चाह रहा है, और ये जो है देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार के लोग हैं? शर्म आनी लेकिन चाहिए। आशीष जी, एक जब छोटे से से मोदी सवाल जी का जवाब प्रधानमंत्री दीजिएगा। बने, देश का ऐसा नुकसान कर दिया आशीष इन जी, लोगों एक ने, छोटे क्या से बताएं? सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा मेरे भाई, कि नहीं, रुक जाइए संजीव जी, एक छोटा सा सवाल मेरा लेने दीजिए, मैं भी पूछ लेती हूँ कुछ सवाल। रुक जाइए संजीव जी, आऊंगी आपके पास, आती हूँ आपके सवाल पर। लेकिन आशीष जी, मुझे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या इन 47 सालों में बीजेपी ने वाकई में कुछ नहीं किया? 2014 के बाद आपको क्या लगता है बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है? आप मुझे बस इतना बताइए। कुछ भी नहीं किया तो भ्रष्टाचार नहीं किया जो ये लोग करते थे। बीजेपी ने नफरत फैलाई है, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, सबका बीजेपी ने साथ, देश सबका का विकास कर्जा किया इतना है। बढ़ा कर कहां ले गई है? ये भाजपा ने किया है। राकेश जी, ये सब भाजपा की देन है। राकेश जी, ऐतिहासिक फैसलों को भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए। इन्होंने देखिए फालतू की बात नहीं, इन्होंने देखिए फैक्ट की इन्होंने बातचीत उसको पैदा करिए, किया, फैक्ट की बात हाकम करिए। सिंह पैदा किया इन्होंने, रुक जाइए, फिर रुक जाइए। हाकम सिंह को छुड़वा, हाकम सिंह पैदा किया, छुड़वा दिया उसको। इन्होंने ठीक है, किया है आशीष भाई। जी, अरे आशीष जी, नकल आशीष विरोधी जी, कानून, आशीष जी, रुक नकल जाइए, विरोधी आशीष जी, कानून रुक जाइए। किया है भाई। संजीव जी रुक जाइए, रुक यूसुफ जाइए। सिद्दीकी बताया है। आपने क्या किया? आपने यही तो धर्मांतरण किया। सुन लीजिए, कानून और भी किया है। पैनलिस्ट रोजगार हैं, बढ़ाई जवाब आपने, लेने दीजिए। महंगाई की है आपने। राकेश जी, 500 रुपए का सिलेंडर ऐतिहासिक 1000 रुपए फैसलों कर पर भी दिया। आ जाते हैं। महंगाई ऐतिहासिक फैसलों पर भी आ जाते हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर मुझे आप लोगों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। रुक जाइए आशीष जी, आशीष जी रुक जाइए, रुक जाइए। और उसे भी हिमाचल सवाल लेने प्रदेश के दीजिए। संजीव मुख्यमंत्री जी, ने पेट्रोल संजीव डीजल जी की इंटरप्ट कीमतें मत बढ़ा कीजिए, दी रुक 5-5 जाइए। रुपए। अभी मैंने आपको पूरा मौका दिया, अरे तब आप अपनी बात अपने मुख्यमंत्री को रखें। भी जब देख दूसरों लो, को मौका दे रही हूँ तो उनकी बात को सुनिए भी। ठीक जिनको है, अभी रुक जाइए आपके, आशीष जी। जिसको अमित शाह जी बोलकर गए कि धाकड़ नहीं, क्या बोला उनको? आशीष जी। जो धुरंधर धामी, जिसने जो है अपने प्रभारी को बचा दिया, नहीं तो गट्टू सट्टू पट्टू सब निकल जाते हैं आपके, उसे सब कुछ बचा कर निकाल गए। यही तो धुरंधर बस है। आशीष जी, अंकिता हत्याकांड वालों को 47 बचा सालों दिया। की खुंदक वो आज बचाए जा निकाल रहे हैं, देंगे धुरंधर क्या है आप? वो। रुक जाइए आशीष जी, 47 सालों की खुंदक एक साथ मत निकालिए, रुक रुक के निकालिए। मौका अरे दूंगी क्या मैं करें आपको, इतने कम समय में? मैं दूंगी आपको पूरा मौका दूंगी, अभी दूंगी मौका। राकेश मिश्रा जी, देखिए 2014 के बाद जब हम ऐतिहासिक फैसलों की बात करते हैं तो उसमें
जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, सीए कानून लाना हो और 3 तलाक को हटाना हो और नागरिकता संशोधन और भी हिंदुत्व की पहचान, राम मंदिर का निर्माण करवा देना हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इमोशनली कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट भी हो रहे हैं। इसलिए बार बार बात आ जाती है उस विश्वास की, विचारधारा की, उस राष्ट्रवाद की और उस हिंदुत्व के मुद्दे की, जहां से लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि यही वजह है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक डटी हुई है और आगे डटी रह सकती है? अभी 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 जब दोनों राजनीतिक दल आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो मतलब आपस में चर्चा बड़ी गहमा गहमी के साथ चल रही थी, तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से एक बात निकली कि ट्रंप जी जो है वो दूसरों का खनिज ढूंढ रहे हैं, दूसरों के देशों पे कब्जा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मंदिर ढूंढ रही है। ये शब्द आए थे। बात यहाँ यह है कि कोई भी राज सत्ता अगर बहुसंख्यक के लिए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, अगर कोई राज सत्ता धार्मिक स्थलों के लिए निर्माण कर रही है, तो शायद विश्वास का कारण भी यही है। अगर आप हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे तो शायद सत्ता में रहना मुश्किल है। भाजपा ने इस नब्ज को बहुत तेजी से पकड़ा। 2014 में जहां उसे 17 करोड़ वोट मिलता है, वहीं 2019 आते आते उनका वोट का प्रतिशत 37 हो जाता है और उन्हें 22-23 करोड़ वोट मिलता है। और 2024 में जब उनकी सीटें कम होती है, लेकिन वोट तब भी उनको 1.5 करोड़ ज़्यादा मिलता है और वो 24 करोड़ वोट पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब जनता इन्हीं मुद्दों को पसंद करती है जिसकी आप चर्चा कर रही हो। बिल्कुल, वो चाहती है कि हमारे धार्मिक स्थलों का विकास हो, चाहे अयोध्या कॉरिडोर हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, जहाँ भी कार्यक्रम चले और जहाँ भी सनातनी लोग जाते हैं उनके समुचित विकास की बात हो। और वहाँ के जो गौड़ मुद्दे हैं उस पर कोई भी राजनीतिक दल, जैसे मैं इसी मंच से कह देता हूँ कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बना भव्य और विश्व स्तर का, संजीव जी, लेकिन वहीं बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक सामने, चूंकि मेरे राज्य से आता है और मैं जानता हूँ इस बात को, वहीं ठीक सामने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसी मंदिर परिसर की जमीन से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी के ब्रांड का रेस्टोरेंट खुल गया, जबकि वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और वहां अन्नपूर्णा की रसोई फ्री में चलती थी। तो जिस मुद्दे पे विपक्ष को बात करनी चाहिए उस पे ये बात नहीं करेंगे। जिन कमियों पे इन्हें बात करनी चाहिए कि ठीक है मंदिर का विकास नहीं होना चाहिए क्या इस देश में, क्या हिंदुत्व के लोग हमेशा ठेलिए पे ही जाएंगे तीर्थ करने? क्या अगर उन्हें संसाधन मिलेगा तो किसी दूसरे धर्मावलंबियों को बुरा लगेगा क्या? ऐसा नहीं। तो अगर इन सब चीजों पे, और जब तक, और इसमें पूरी भारत की जनता आती है जिनकी संख्या सनातन को मानने वालों की 80% के आसपास की है, तो जब वो किसी तीर्थ क्षेत्र में जाता है, क्योंकि भारत के लोग धार्मिक होते हैं और ज़्यादातर तीर्थ यात्राएं अपने जीवन में करते हैं, जब अपने तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं और जब वहाँ का विकास देखते हैं, वहाँ की सुविधाएं देखते हैं, वहाँ का रहन सहन देखते हैं, तब इन सब चीज़ों पे उनको लौट के आकर ये सोचने पर विवश होता है कि कोई सरकार है जो इन सब चीज़ों पे बात करती है। ठीक है, और कारण भी यही है। तो राकेश मिश्रा जी, हम क्या ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज को पहचान चुकी है और उसी पर ही यहाँ पर बैकएंड में ना रहकर फ्रंट में खेलना पसंद करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को यही देख लिया जाए तो कांग्रेस और बाकी बचे हुए जो हमारा वोट बैंक है उसको नापने के चक्कर में वो खुलकर खेलना नहीं चाह रही है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, अब कुछ चीजों पे तो बहुत चीजों के लिए गौड़ चीजें हैं। जैसे आज की योजनाओं पर, जैसे इन्होंने कहा संजीव साहब ने कि आज की योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला अगर कोई समुदाय है तो अल्पसंख्यक है, चाहे वो इंदिरा आवास का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं मिल रहा है, हर चीज का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन केवल उसी की राजनीति करना किसी भी दल के लिए आज के भारत के परिवेश में महंगा पड़ता है। ठीक है, वो सत्ता से दूर रहता है। और आप इसका परिणाम अभी ये जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें देखिएगा। ठीक है, अंकेश जी, आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि आप क्या समझते हैं कि बीजेपी की विचारधारा क्या है अभी तक जो आप समझे होंगे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में?
प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की विचारधारा जो है वो सिर्फ ये है कि लोकतंत्र का जरिया कैसे प्रदेश को बनाया जाए और चुनाव के लिए कैसे मैनेजमेंट किया जाए, जहाँ तक मुझे लगता है। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबको साथ लेने की, सबको साथ लेकर के विकास की बात करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रदेश में अभी भी वो एक थ्योरी या एक आप कहें कि ऐसा मानदंड बना हुआ है कि जो अभी तक प्रदेश के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाया है। और आज जिस तरीके से प्रदेश की हालत ख़राब है, चाहे वो सड़कें देखें आप, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात करें, जो मूलभूत अवधारणा के लिए इस प्रदेश की नींव रखी गई थी, और उसके साथ साथ बेरोजगारी दर आप देखिए प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये तमाम चीज़ें प्रदेश की बेसिक जो जन समस्या उसका कम से कम निवारण के लिए तो पार्टी अपनी सोच के अनुरूप कार्य करती, लेकिन वो नहीं दिख रही है स्पष्ट। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, आप ही से ये फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। आज हम लोग स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि आप बीजेपी की विचारधारा क्या है? 10 सेकंड में बात बताइए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना दिवस है, इसलिए मैंने अब शुरू में इनको बधाई भी दी और मैं इनको सीख भी दूंगा। देखिए, विपक्ष को जो है नफरत की नजर से ना देखें। आपको निश्चित जनता ने मौका दिया है जनता की भावनाओं पर खड़े होकर, जो निश्चित जो आवश्यक जो चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर काम करें। और जनता की भावनाओं में हिंदुत्व भी एक मुद्दा है आशीष नौटियाल जी, लेकिन जब वो उठाते हैं तब क्यों फिर दिक्कत होती है? क्या कहा चीजें आपने? मैं कह रही हूँ, जब विचारधारा की बात आती है तो एक इमोशनल कनेक्शन एक हिंदुत्व का भी है, तो आखिरकार वहां पर क्यों पेड़ चढ़ जाते हैं? विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ है ही नहीं। इनकी तो एक ही विचारधारा है, सरकार बनाना है, भ्रष्टाचार करना है और हिंदुओं को ठगना है। ये हिंदुओं को ठगने का काम करें। ठीक है, समझ गए। ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विचारधारा की बात हो चुकी है, भरोसे की बात हो चुकी है, विश्वास की बात हो सकती है, लेकिन अब आगे क्या कुछ निर्णायक फैसला होने वाला है, 2029 किसके पाले में जाने वाला है, ये तो निर्णायक भूमिका में सिर्फ और सिर्फ जनता है, और जनता ही डिसाइड करेगी कि आखिरकार किस पर भरोसा जताना और किसका साथ देना है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।